डेफिनेशन है, सो इसमें आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ रिजिडिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डिफॉर्मेबिलिटी दे रखा है आप लोगों को ऑप्शंस में, बट ऑफ कोर्स इसका करेक्ट आंसर इलास्टिसिटी होगा। ये डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की। सो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा हेजिटेशन होगी नहीं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अगर आप लोग एग्जाम में करोगे। जस्ट एक बार आप ध्यान से सारे ऑप्शंस रीड करो, और इसका करेक्ट आंसर था इलास्टिसिटी। यहां पे हमारे पास सॉलिड्स से एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। हमें निकालना रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा केस 1 एंड केस 2 में, और हमें ये कंसिडर करना है कि वायर जो है वो दोनों केस में सेम मटेरियल से बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ सेम मटेरियल। केस 1 में फोर्स अप्लाइड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 न्यूटन, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3 मीटर स्क्वायर। केस 2 में फोर्स अप्लाइड है 6 न्यूटन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 6 मीटर स्क्वायर। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला याद होगा तो आप बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो चलिए देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स अप्लाइड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपको याद होनी चाहिए, करेक्ट? अब देखते हैं कि केस 1 में कितना इसके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। केस 1 में फोर्स अप्लाइड हमें दे रखा है 3 न्यूटन, तो ये हो गया 3 न्यूटन अपॉन कितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3 मीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी 3 मीटर स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए निकालते हैं केस 2 के लिए कितना होगा। केस 2 के लिए फोर्स अप्लाइड है 6 न्यूटन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 6 मीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी 6 मीटर स्क्वायर। तो अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका रेशियो निकालेंगे सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, वो कितना होगा, वो भी होगा 1। तो अपना रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया 1। चलिए ऑप्शंस मैच कराते हैं। यहां पे अपना ऑप्शन सी मैच कर रहा है विद द राइट आंसर। इस सवाल में हमें कंपेयर करना है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड रबर के बीच में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट उठता होगा कि सर जो ज्यादा स्ट्रेच करेगा वो ज्यादा इलास्टिक होता है। बिल्कुल नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन हम लोग कह सकते हैं। तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऐसे कंपेयर किया जाता है, हम वो मटेरियल को ज्यादा इलास्टिक बोलते हैं जो कि रीगेन कर जाता है अपने शेप में वापस से फॉर अ ग्रेटर रेंज ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये मार्कर लूं और मान लेते हैं स्टील का है, तो एक फोर्स लगाऊं, ये रीगेन कर जाएगा अपने शेप पे, ठीक है? तो मान लेते हैं इसका मैक्सिमम फोर्स है 8 न्यूटन, ताकि वो रीगेन कर जाए अपने शेप पे, ठीक है? अगर सेम मटेरियल ये मार्कर अगर मैं रबर का लूं, ठीक है, और सेम फोर्स लगाऊं 8 न्यूटन, तो वो बेंड कर जाएगा, ठीक है? तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो होगा लेस देन स्टील। तो हम ये बोल सकते हैं उससे कि स्टील का इलास्टिसिटी ज्यादा होता है देन ऑफ रबर, ठीक है? और एक तरीका से हम कंपेयर कर सकते हैं, ये होता है जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, ठीक है? और हमें पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट? ठीक है? अब यहां पे अगर मैं यंग्स मॉडुलस लिखूं वो क्या आएगा, F अपॉन ए टाइम्स L अपॉन डेल्टा L, ठीक है? अब अगर यहां पे सेम ले रहा हूं, मैं सेम डायमेंशन ले रहा हूं दोनों का, स्टील एंड रबर का, और फोर्स भी सेम लगा रहा हूं, इसका मतलब F, L और A ये सारे सेम हो गए, ठीक है? तो इसमें चेंज इन लेंथ किसका ज्यादा होगा, रबर का ज्यादा होगा या स्टील का ज्यादा होगा? वो ज्यादा होगा रबर का, राइट? इसका मतलब ये है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील विल बी ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर। तो हम इससे भी बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील विल बी मोर ऑफ देन रबर, ठीक है? तो अपना आंसर आ गया, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो यहां पे अपना ऑप्शन बी मैचेस विथ आवर राइट आंसर। The ratio of radii of two wires of same material is 3:1. If these wires are stretched by equal force, the ratio of stresses produced in them is. So students, आप लोगों को क्वेश्चन में दो वायर दे रखी है जिनका मटेरियल सेम है. So wire are made up of same material, but जो उनका रेडियस है वो अलग है.
और हमें क्वेश्चन में उनके रेडियस का रेशियो दे रखा है. इट मींस वी आर प्रोवाइडेड विद R1 एंड R2. सो R1 by R2 is given in the question. It is given as 3:1. So हमें ये 3:1 ये रेशियो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है. हम लोगों को निकालना क्या है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन देम. सो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए जस्ट हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए. वी शुड नो द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, तो हम देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. अगर हम लोगों को रेशियो दे रखे हैं रेडियस के, तो हम जस्ट फॉर्मूले पे आए. फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. और अगर हमें स्ट्रेस का रेशियो निकालना है तो यहां हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि दोनों पे फोर्स हमें क्वेश्चन में सेम गिवन है. सो इसका मतलब क्या है? जब मैं स्ट्रेस का रेशियो निकालूंगा, स्ट्रेस ऑन वायर 1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑन वायर 2, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि फोर्सेस तो सेम है. सो वी कैन से दैट एरिया 2 डिवाइडेड बाय एरिया 1. And area is nothing but pi r square. This is the area of cross section. So you can say that it will be r2 square divided by r1 square. Pi will get cancel out. Okay? तो pi से pi कट जाएगा, then it will be r2 square by r1 square. So अगर r1 by r2 3:1 है, तो r2 by r1 will be 1:3, और उसका स्क्वायर करना है. अगर आप उसका स्क्वायर करोगे, then you will get 1:9. 1/9 will be your answer. So I think this was simple question, जिसमें जस्ट आप लोगों को ये याद रखना था कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है. तो अगेन आप लोग देख सकते हैं में इस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किए थे, आ जाते हैं जहां आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोगों का क्वेश्चन हो जाता है. सो प्लीज रिमेंबर, लास्ट टाइम पे जब हम लास्ट मिनट में प्रिपरेशन करते हैं, हम एग्जाम से पहले या फिर हम अपने टेस्ट से पहले, कोई भी एग्जामिनेशन से पहले जाते हैं, तो हम अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर रहे हैं या नहीं. आप देख सकते हो फॉर्मूला रिवाइज करने से कितने इजीली इन क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है. A 4 meter long copper wire of cross sectional area 1.2 centimeter square is stressed by a force 4.8 into 10⁻³ the stress will be. तो अभी आप लोगों ने देखा है प्रीवियस क्वेश्चंस में भी स्ट्रेस की वैल्यू होती है नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, अब मेरे को ये बात बिल्कुल ऑब्वियस लग रही कि जो 4 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर दिया है बच्चों, इससे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस की कैलकुलेशन में लेंथ ऑफ द वायर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है. लेंथ ऑफ द वायर का कोई यूज ही नहीं है. फोर्स की वैल्यू 4.8 10⁻³, एरिया दिया 1.2, इसको मीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर लीजिए ताकि यूनिट एक्यूरेट मैच कर पाए ऑप्शन से. तो स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स डिवाइड बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पुट करना है, और आप देख रहे होंगे इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा. दैट इज 4.0 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और आइए देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन है हमारे पास. बिल्कुल सही, पर मीटर स्क्वायर में ऑप्शन दिया हुआ. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? आ स्टील वायर 2 मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग. When mass is hung at the lower end, the increase in length recorded as 1 centimeter. Determine the strain in the wire. So student, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हम लोगों को एक वायर दे रखी है और इस वायर की कुछ लेंथ है, दैट इज कैपिटल L, और नीचे हमने एक मास को क्या करा है, इसके नीचे एक मास को हमने हैंग किया है, लटका दिया है, जिससे इसकी वायर में इंक्रीमेंट आया लेंथ में, जो आया है डेल्टा L, और वो हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर. ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर और जो एक्सटेंशन आया वायर में वो 1 सेंटीमीटर है. और स्ट्रेन का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है. दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. जो भी आपका स्ट्रेच हुआ है वो डेल्टा L है, और ओरिजिनल लेंथ की अगर बात करें वो हम लोगों को पता है 2 मीटर, मतलब कि कैपिटल L गिवन है इस क्वेश्चन में. सो स्टूडेंट्स, हम इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें, जो चेंज इन लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है. आप इसको 10⁻⁻² लिख सकते हैं इन मीटर्स, and original length is 2 meter. From here you will get 5 into 10⁻³ dimensionless quantity है, finally कोई यूनिट आएगी नहीं. so इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल 5 into 10⁻³ होगा. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या था? अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. The maximum stress that can be applied to the material of a wire used to suspend an elevator is 10⁸ Newton per meter square. If the mass of the elevator is 1000 kg and it moves up with an acceleration of 0.2 meter per second square, what is the minimum diameter of the wire required?
तो स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड है। ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी जो एलिवेटर्स या लिफ्ट होते हैं उनको एक रोप से कनेक्ट जरूर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में एक रोप है जिससे आपने एक लिफ्ट या फिर एक एलिवेटर को क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो इस लिफ्ट को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए इस रोप का यूज किया जाता है। हम उस रोप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? हमें सिग्मा मैक्स मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो ये एलिवेटर ले सकता है वो गिवन है। हमें एलिवेटर का मास गिवन है। हमें उसका एक्सेलरेशन पता है कि एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन गिवन है क्वेश्चन में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमें एलिवेटर का गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में कहीं भी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने यहाँ डायग्राम में बनाया है। इसलिए हम लोगों ने एक चीज कंसीडर की है कि एलिवेटर का मास हो सकता है अगर कोई पर्सन अंदर खड़ा है तो उसके मास से बहुत ज्यादा है। सो हमें पर्सन का मास नहीं लेना और यू कैन से दैट मास ऑफ पर्सन प्लस एलिवेटर इज एक्चुअली 1000 kg। ओके, अगर आप स्ट्रेस के फॉर्मूले की बात करें, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो दिस इज द स्ट्रेस। ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? एरिया हम लोग क्या लेंगे? हम सिलेंड्रिकल ले सकते हैं रोप को और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले सकते हैं सर्कुलर। सो जो रोप का एरिया होगा इट विल बी पाई डी स्क्वायर बाय 4 वेयर डी इज द डायमीटर। अगर हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो हम उसका एरिया पाई आर स्क्वायर लिखें या पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखें, सेम है। ठीक है ना, वेयर डी इज द डायमीटर। अब जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें सिग्मा मैक्स। अब आप सिग्मा मैक्स की बात करोगे तो सिग्मा मैक्स विल बी जो टेंशन रोप पे लग रही है डिवाइडेड बाय द एरिया। मिनिमम एरिया आप लिख सकते हो। ठीक है ना, जब एरिया मिनिमम होगा तो स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। अब जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में वो ये है कि हम लोगों को टेंशन नहीं पता कि रोप पे कितना फोर्स या कितना टेंशन लगेगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आप अगर इस पर्सन के फ्रेम से बनाएंगे तो लिफ्ट में एक सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, दैट विल बी ma, और टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ और नीचे एक आपके पास mg भी लगेगा। सो जो टेंशन लगनी चाहिए अगर हम इसके फ्रेम से कैलकुलेट करें, हम इस पर्सन के फ्रेम से कैलकुलेट करें नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो इट बिकम्स mg प्लस a। और अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास इज 1000, g इज 9.8 एंड एक्सेलरेशन इज 0.2। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे देन इट विल बिकम 10 raised to the power 4। तो आप लोगों को टेंशन ऑलरेडी कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया। अब बहुत सिंपल है, यू जस्ट सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला। आप टेंशन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करूं तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। सिग्मा मैक्स इज 10 raised to the power 8 एंड टेंशन इज 10 raised to the power 4 एंड इट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो अगर आप यहां से डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को क्या करेक्ट आंसर मिलेगा? योर करेक्ट आंसर विल बी 2 into 10 raised to the power -2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई। सो दिस विल बी द मिनिमम डायामीटर। क्योंकि एरिया मिनिमम है और हम लोगों का सिग्मा मैक्सिमम है तो यहां जो हमारा डायमीटर आएगा वो मिनिमम आएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वे यू कैन डू दिस प्रॉब्लम। ओके, एंड अगर आप इसके रिजल्ट को देखेंगे तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। जब आप कोई लिफ्ट डिजाइन करते हैं तो उस रोप का जो एरिया होता है, डायमीटर होता है, वो इसी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है।